डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द एसिड एंड बेसिस। एसिड और बेसिस में हम आज डिस्कस करेंगे एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka एंड pKa। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कुछ सामने लिखा हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले दो लेक्चर में आपने pH और pOH देखा हुआ है। ये pH और pOH जो था वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस, याद रखिएगा। ये pH और pOH जो था ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेस की बेसिक या एसिडिक करेक्टर को रिलेटिवली कंपेयर कर रहा था। रिलेटिवली क्या कर रहा था? कंपेयर कर रहा था। जबकि ये जो Ka है या Kb है, मतलब आई मीन एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट या बेस आयनाइजेशन कांस्टेंट, दिस विल कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस। सही है, ये मैंने आपके सामने लिखा है। आप लोग कहेंगे कि सर आपने तो अभी pH पढ़ाया, आपने तो अभी pOH पढ़ाया लेक्चर में, तो आप हमें वहां पर आपने स्ट्रेंथ भी बताया। जिसका pH 1 है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिसका pH 9 है वो वीक एसिड है। सर तो ये तो आपने बता दिया, ठीक है। अब सर हमें आप Ka क्यों पढ़ा रहे हैं, यानी मतलब आप हमें एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट क्यों पढ़ा रहे हैं? डियर स्टूडेंट्स, एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट एक्चुअली उन एसिड्स के रिलेटिव स्ट्रेंथ्स को कंपेयर करने के लिए यूज होता है जो कंप्लीटली आयनाइज न होते हो, जो रिवर्सिबल रिएक्शन रखते हो, जो वीक हो। तो मैंने यहां पर लिखा गया है कि pH एंड pOH आर यूज्ड फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेस कंप्लीटली आयनाइज्ड यानी इरिवर्सिबल के लिए यूज होते हैं। वाइल Ka, जिसका मतलब एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट है, ये जो आपके सामने लिखा गया है, एंड Kb आर यूज्ड फॉर वीक एसिड एंड बेसिस। सही है जी। तो सबसे पहले हम इंशाल्लाह Ka पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम Kb पढ़ेंगे। सो ऐसे लिखते हैं कि सबसे पहले इसका यूज लिखते हैं, यूज ऑफ एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka, ठीक है। इसका यूज किया है। डियर स्टूडेंट्स, इट इज यूज्ड टू कंपेयर द एसिडिक strength of different weak acids and bases। सही जी, वीक एसिड एंड बेसिस, ठीक है। बिकॉज वीक एसिड एंड बेसिस does not ionized, या do not लिखते हैं, do not ionized completely in water having a reversible ionization। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है जी। सो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम Ka पढ़ेंगे, ठीक है। याद रखिएगा कि डिफरेंट वीक एसिड जो होते हैं इनका एसिडिक स्ट्रेंथ इक्वल तो नहीं होता है, तो इनको कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल ये 5 उंगलियां हैं, पांचों के पांचों क्या है? वीक एसिड है, तो इनका एसिडिक स्ट्रेंथ तो इक्वल नहीं है। तो किसका ज्यादा है, किसका कम है, इसको हम इंशाल्लाह Ka वैल्यू से और pKa वैल्यू से मालूम करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ओके, अच्छा अब आगे चलते हैं, इससे स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब ऐसे करते हैं कि कंसीडर्ड अ वीक मानो, कंसीडर्ड अ वीक मोनोप्रोटिक एसिड, डियर स्टूडेंट्स, यहां पर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी नोट करें। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूं। शॉर्ट क्वेश्चन इससे आता है, शॉर्ट क्वेश्चन प्रूफ द एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट इक्वेशन, मतलब इसको प्रूफ करें। तो ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है।
या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट, या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द Ka। इस तरह से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब इसके लिए हमने क्या किया है कि कंसीडर्ड अ वीक मोनोप्रोटिक एसिड, हमने एक वीक मोनोप्रोटिक एसिड को कंसीडर किया और वो है आपके पास HA, मिलता है किसके साथ, वाटर के साथ, और ये आयनाइज होके किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पर वाटर के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से H+ को एक्सेप्ट करेगा, चूंकि वाटर यहाँ पर एक्ट करेगा एज अ बेस, और ये H3O+ और साथ में यहाँ से जब H+ जाएगा तो A पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये अब आप समझ रहे हैं, आपने मेरी वीडियो देखी है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो है ये वीक मोनोप्रोटिक एसिड है, ये क्या है, वीक मोनोप्रोटिक एसिड है, वीक मोनोप्रोटिक एसिड है, सही है। और यहां पर ये जो है ये आपके पास क्या है, बेस है, ठीक है। ये जो यहां आपके पास बना है ये वाला, ये सॉरी, यहां पर ये जो बना है ये वीक मोनोप्रोटिक एसिड से कंजुगेट बेस बना है। क्या बना है, कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस बना है। और ये जो बेस है इससे ये क्या बना है, ये बना है डियर स्टूडेंट्स, ये बना है कंजुगेट एसिड, कंजुगेट एसिड, ठीक है। कंजुगेट एसिड यहां पर बना है, ठीक है, कंजुगेट एसिड यहां पर बना है, ठीक। अच्छा जी, अब ये आपने लिखा है और ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन जो है ये आपके पास किया है, ये रिएक्शन रिवर्सेबल है। ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सेबल है, क्योंकि हमारा एसिड वीक है, वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता। अगर वो कंप्लीटली आयनाइज भी होता है तो दोबारा से ये रिवर्सेबल रिएक्शन परफॉर्म करता है। तो जब रिवर्सिबल रिएक्शन होता है तो आपको पता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाता है तो उस स्टेज को क्या बोला जाता है, उस स्टेज को बोला जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम। आपने इक्विलिब्रियम के चैप्टर में मेरे साथ पढ़ा है। और फिर उसके लिए हम Kc लिखते हैं। क्या लिखते हैं, Kc। तो अब हम ऐसे करेंगे कि 8 इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर 8 इक्विलिब्रियम पर Kc will be equal to the concentration of product H3O+ and concentration of product में A यानी कंजुगेट बेस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई जो आपके रिएक्टेंट है वो है कंसंट्रेशन ऑफ अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ एसिड, मोनोप्रोटिक एसिड, ये मोनोप्रोटिक एसिड, एंड कंसंट्रेशन ऑफ H2O। और H2O जो है इसका कंसंट्रेशन यहां पर लार्ज अमाउंट में मौजूद है। किस चीज में मौजूद है, लार्ज अमाउंट में मौजूद है, लार्ज अमाउंट में यहां पर मौजूद है, ठीक है। और जब कंसंट्रेशन वाटर का लार्ज अमाउंट में मौजूद है तो वाटर को कांस्टेंट लिया जाता है। क्या लिया जाता है, कांस्टेंट लिया जाता है, यानी वाटर यहां पर कांस्टेंट है, वाटर यहां पर क्या है, कांस्टेंट है। अब देखते रहना प्लीज। ये मेरा हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर आप देखें इक्विलिब्रियम पर एट अ गिवन टेंपरेचर, यहां पर ये Kc कांस्टेंट है जिसको आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में आपने इसको देखा था, उसको हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा था। और यहां पर ये जो है ये वाटर का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हम इसलिए लेते हैं क्योंकि ये लार्ज अमाउंट में मौजूद है और इसमें इतना एज यूजुअल चेंज नहीं आता, ठीक है। अब ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है जो मैंने सर्कल किए हैं। तो इस इक्वेशन नंबर 1 में जो कांस्टेंट है उसको एक साइड पर लेकर जाते हैं और जो वेरिएबल है उसको दूसरे साइड पर लेकर जाते हैं, ठीक है जी। अब ऐसे होगा कि Kc डॉट यहां पर क्या हो जाएगा, वाटर का कंसंट्रेशन हो जाएगा। किसका कंसंट्रेशन हो जाएगा, वाटर का कंसंट्रेशन हो जाएगा, विल बी इक्वल टू द, ये आपके पास क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन, वही इक्वेशन 1 है, हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन, और साथ में क्या हो जाएगा, A नेगेटिव इसका, और डिवाइड कर लेंगे, किस चीज पर डिवाइड करेंगे, Ha पर क्या हम करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। अब यहां पर दो कांस्टेंट है, ये दो कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई होकर नया कांस्टेंट बनता है जिसको आप बोलते हैं Ka, जिसको आप क्या बोलते हैं, Ka। ये नया कांस्टेंट बन गया जिसको आपने क्या कहा, Ka, ठीक है। इन दोनों के प्रोडक्ट से नया कांस्टेंट आता है जिसको आप बोलते हैं Ka, ठीक है जी। अच्छा अब देखते रहना, आसान सी बातें हैं। अब यहां पर ये Ka इक्वल है किस चीज का, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का, किस चीज का, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का, और यहां पर A नेगेटिव डिवाइड कर लेंगे अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ द एसिड। क्या करेंगे, ये क्या है, अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ द एसिड है, अनआयनाइज्ड
आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ एसिड, ये क्या है? अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ एसिड है, ये अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ एसिड है, ठीक है जी, अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ एसिड है। अब यहां पर एक चीज मैंने नया किया है इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में एक चीज मैंने नया किया, नया बिल्कुल नहीं है, अगर आप लेक्चर देख रहे हैं मेरे तो नया बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नया नहीं है, ठीक है। यहां पर मैंने H3O+ को H+ कंसीडर किया। मैंने क्या किया? H3O+ को मैंने इक्वल ले लिया। किस चीज की इक्वल ले लिया? H+ की इक्वल ले लिया। ये क्यों मैंने किया? इक्वेशन नंबर 2 के अंदर ये मैंने इसलिए किया डियर स्टूडेंट्स कि ये जो वीक एसिड है ये यहां से H+, एक्चुअली तो ये यहां से H+ रिलीज करता है। एक्चुअली क्या रिलीज करता है? H+ यहां से रिलीज करता है और ये H2O इसको एक्सेप्ट कर देता है। चूंकि पानी इस बीकर के अंदर ज्यादा होता है और पानी के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके सामने है, तो ये H+ पानी के अंदर H+ के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। एक्चुअली होता ये H+ है, एक्चुअली होता ये H+ है, एक्चुअली होता ये H+ है, लेकिन ये H+ पानी के अंदर H+ के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं करता। तो इस वजह से हम इसको H3O+ ले देते, अदरवाइज ये वीक एसिड ने दिया तो H+ है, ठीक है जी। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 1 एट अ गिवन टेम्परेचर। क्या है? एट अ गिवन टेम्परेचर, गिवन टेम्परेचर। और इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ये जो Ka है, व्हाट इज Ka ओवर हियर? यहां पर Ka किया है, Ka यहां पर किया है, Ka यहां पर एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट। क्या है? एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट। व्हाट इज Ka? Here Ka is the acid ionization constant. And what is equation number 2? Equation number 2 is the acid ionization constant equation. वो क्या है? एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट इक्वेशन। तो ये इसका प्रूफ है। अब इंशाल्लाह हम एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट को डिफाइन करेंगे। मैं लिखता हूं, मैं बाकायदा लिखता हूं, लेकिन पहले आपको समझा देता हूं। अब मुझे सुने, ये एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट इक्वल है किस चीज के? इक्वल है, ये इक्वल है रेशियो बिटवीन द आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ एसिड, एसिड आयनाइज्ड हुआ है H+ और A-, आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ द एसिड एंड अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ द एसिड एट इक्विलिब्रियम, 8 गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड Ka। इसको आप क्या बोलते हैं? Ka आप इसको बोलते हैं, ठीक है जी। तो चलो जी, अब इसका हम डिफिनेशन लिखते हैं। इससे एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अच्छा, डिफाइन एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट। किस चीज को? एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट को आप डिफाइन करें। आयनाइजेशन कांस्टेंट को आप डिफाइन करें, ठीक है जी। तो इसका डिफिनेशन हम कैसे करेंगे? कलर चेंज करते हैं डिफिनेशन के लिए। इट इज द, थोड़ा सा ये भी कम कर देते हैं। इट इज द रेशियो between the ionized form of an acid and unionized form of an acid 8, कलर चेंज कर देता हूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 8 गिवन टेम्परेचर एंड 8 इक्विलिब्रियम। ये इसका डिफिनेशन है। किस चीज का? Ka का। ये किस चीज का डिफिनेशन है? Ka का। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं। सो Ka will be equal to the concentration of hydrogen ion and concentration of A ionized form divided by the concentration of unionized form of the acid, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया? Ka का डिफिनेशन आ गया। अब आप यहां पर जरा सा गौर कीजिएगा, ये वीक एसिड्स के लिए होता है। किस चीज के लिए होता है? वीक एसिड्स के लिए। ये तो डिस्कशन हो चुका है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहां पर गौर करें तो ये जो Ka है और ये जो H+ है, इनके दरमियान कौन सा रिलेशन है?
डायरेक्ट रिलेशन है, यानी के ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। और याद रखिएगा जिसका H प्लस जितना ज्यादा होगा, जिसका H प्लस जितना ज्यादा होगा उसकी एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी। एमसीक्यूज है, उसकी एसिडिटी इतनी ज्यादा होगी, और जिसकी एसिडिटी जितनी ज्यादा होगी H प्लस के ज्यादा होने से के ए भी ज्यादा हो जाता है। ये आपका एमसीक्यूज हो गया। आपका एमसीक्यूज ये है कि के ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, के ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। ये आपका एमसीक्यूज हो गया। और ये क्या है, ये एसिड का अनआयोनाइज्ड फॉर्म है, तो जितना ज्यादा अनआयोनाइज्ड फॉर्म रहेगा उतना कम H प्लस रहेगा, और जितना कम H प्लस रहेगा उतना ही कम आपके पास के ए रहेगा, और जितना कम के ए रहेगा उतना कम एसिडिटी रहेगी। तो आप अपने साथ रिलेशन नोट करें ना कि के ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिटी। ये आपका एमसीक्यूज हो गया। ये आपका एमसीक्यूज हो गया कि फॉर एग्जांपल किसी ने आपको डिफरेंट एसिड दिए हैं, और डिफरेंट एसिड में आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट एसिड आपको दिए हैं और आपसे कहा गया है कि कौन सा एसिड स्ट्रांग है, कौन सा एसिड वीक है, तो आप क्या करेंगे, आप उसके के ए वीडियो को देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिखूंगा कि नोट करें, शाबाश, नोट के ए explain the Ka explain the quantitative Ka explain the quantitative measurement of the acidic strength, लेकिन कौन से एसिड के लिए, वीक एसिड के लिए। ओके, ये हो गया आपके पास, ठीक है जी, ये आपके पास नोट हो गया। अब मैं आपको कुछ एमसीक्यूज के लिए लिख लेता हूं इंफॉर्मेशन। किस चीज़ के लिए, एमसीक्यूज के लिए मैं थोड़े से आपको 2-3 इंफॉर्मेशन लिख लेता हूं एमसीक्यूज के लिए। अगर ऐसे हुआ, पॉइंट नंबर फर्स्ट, अगर के ए की वैल्यू रिमूव हो जाओ, अगर के ए की वैल्यू कम हो गई, किससे कम हो गई, 10⁻³ से, तो ये वीक एसिड होगा। ये क्या होगा, वीक एसिड, यानी वीक एसिड्स में से ये वो सबसे कम सबसे वीक एसिड होगा। अगर ये हो गई के ए की वैल्यू 1 से लेकर, यानी मतलब 1 से लेकर 10⁻³ तक हो गई, तो ये मॉडरेट होगा, मतलब ना ज़्यादा आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ इसका होगा या ना ज़्यादा वीक होगा। और अगर के ए की वैल्यू आपके पास ज़्यादा हो गई, किसी से ज़्यादा हो गई, 1 से ज़्यादा हो गई, मतलब किसी से ज़्यादा हो गई, 1 से ज़्यादा हो गई, तो ये आपके पास क्या होगा, वीक एसिड में से स्ट्रांग एसिड होगा। वीक एसिड में से कौन सा एसिड हो जाएगा, आपके पास स्ट्रांग एसिड हो जाएगा। तो ये सारी कहानी थी, किस चीज़ की कहानी थी, के ए की। मैंने हेडिंग में पी के ए बी लिखा था, मैंने हेडिंग में क्या लिखा था, पी के ए बी लिखा था। तो चलो जी उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो व्हाट इज पी के ए? पी के ए आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो पी आपको तो पता है कि किसी चीज के सामने जब पी लगता है तो उसको हम नेगेटिव लॉग लेते हैं। सो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के ए इज इक्वल टू क्या, पी के ए। सो हाउ यू कैन डिफाइन द पी के ए, ये आप खुद डिफाइन करेंगे। हाउ यू कैन डिफाइन द पी के ए, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के ए। नेगेटिव लॉगरिथम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि के ए की वैल्यू बहुत कम आती है। क्यों कम आती है? क्योंकि ये वीक एसिड्स होते हैं और उसको कन्वीनियंट बनाने के लिए हम नेगेटिव लॉगरिथम लेते हैं। आपने पिछली वीडियो में ये चीज़ें सीखी है, ठीक है। अब अगर हम इसका नेगेटिव लॉगरिथम लेंगे, फॉर एग्जांपल एक एसिड है, उसका के ए वैल्यू है 10⁻⁻3। इसका मैंने पी के ए वैल्यू मालूम किया, तो पी के ए वैल्यू जब मैंने मालूम किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 10⁻³ हो जाएगा। सो पी के ए वैल्यू विल बी इक्वल टू द 3। पी के ए वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक दूसरा एसिड है, ये एसिड नंबर ए है। कलर चेंज करता हूं, एसिड नंबर बी की तरफ चलता हूं। ये एसिड नंबर बी है, सही है। जहां पर आपके पास के ए की वैल्यू है वो कितनी है, वो है 10⁻², जो कि ज्यादा है, जो कि केस ए से ज्यादा है। तो अगर इसका मैं पी के ए वैल्यू मालूम करूंगा तो हो जाएगा 2, जो कि कम है, किस चीज से कम है, केस ए से कम है। अब यहां पर आपने डिसाइड करना है कि क्या ए वाला स्ट्रांग एसिड है या बी वाला स्ट्रांग एसिड है। याद रखिएगा ये स्ट्रांग एसिड है। क्यों स्ट्रांग एसिड है ए के मुकाबले में? ये स्ट्रांग एसिड ए के मुकाबले में इसलिए है क्योंकि इसका के ए जो है वो यहां पर के ए से बड़ा है।
और के ए और एसिडिटी में डायरेक्ट रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट। लेकिन यहां पी के ए और एसिडिटी में कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? इनवर्स। ये स्ट्रॉन्ग एसिड का पी के वीडियो वीक एसिड से कम होता है। सही है। सो आपने एमसीक्यूज के लिए नोट करना है कि पी के हैविंग अ इनवर्स रिलेशनशिप विद द एसिडिटी, हैविंग अ इनवर्स रिलेशनशिप विद द एसिडिटी। बस ये आपका एमसीक्यूज था, इसको नोट कीजिएगा। न्यूमेरिकल वगैरह आते हैं तो आप अपने पास कैलकुलेटर रखें और इसको सॉल्व करें। ठीक है जी। तो ये सारा कुछ था अबाउट व्हाट, इट्स ऑल अबाउट द के ए, पी के ए और एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट। अगला वीडियो है बेस आयनाइजेशन कांस्टेंट पर।